हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सी ए हर्ष गुप्ता और मैं हूं एक इनकम टैक्स का प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अभी तक बन गई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अभी तक लोगों ने लिख दिए हैं, बहुत सारे ऑथर्स का बहुत कुछ कहना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस हैं। तो उसके रिगार्डिंग अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और हम आपको बताएंगे कि आज हम इस सेक्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स का ये सेक्शन है सेक्शन 43B। सेक्शन 43B कहता क्या है? सेक्शन 43B एक्चुअल में एक पेमेंट बेस्ड सेक्शन है। अगर आप पेमेंट करोगे तभी आपको खर्चे अलाउड होते हैं, ठीक है। एक बार एक प्लेन रीडिंग कर लेते हैं सेक्शन 43B क्या कहता है। सेक्शन 43B में एक ये एच पॉइंट है जो आया फाइनेंस एक्ट 2023 से, जिसकी एप्लीकेबिलिटी आई है असेसमेंट ईयर 2024-25 से। और असेसमेंट ईयर 2024-25 का मतलब हो गया कि जो भी एक्ट, जो भी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी वो आएंगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से। तो जो ये सेक्शन है वो मैं आपको एडवांस से बता दूं कि जो ये सेक्शन है उसकी एप्लीकेबिलिटी देखनी है जब आप बैलेंस शीट क्लोजर करोगे फॉर 31 मार्च 2024, ठीक है। एक बार एक प्लेन रीडिंग करते हैं सेक्शन की। 43B में क्लॉज नंबर H है, वो क्या बोलता है? एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट। इसका मतलब क्या है? सिंपली कोई भी सम अगर पेबल है, किसको? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को, उसकी डेफिनेशन होगी कहीं ना कहीं, उसके बारे में जानेंगे। बियॉन्ड द टाइम लिमिट मतलब अगर आपने उस टाइम लिमिट तक अगर आपने ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की अगर पेमेंट नहीं करी तो फिर आपको खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे भी हम पढ़ेंगे, पर पहले ये जान लेते हैं आज इस वीडियो में हम क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हम कौन से पार्ट में कैसे कैसे सीरीज से आगे हम बढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे। तो आज ये हमारे क्वेश्चन की लिस्ट है, एक छोटी सी लिस्ट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ये सम पेबल क्या है। उसके बाद एसएससी कौन है, क्या एसएससी को MSME में रजिस्टर होना ज़रूरी है, क्या एसएससी जो सेक्शन 44AD या 44ADA में कवर होते हैं क्या उनको भी कंप्लाई करने की ज़रूरत है इस सेक्शन को। अभी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज होते क्या हैं, क्या उनको MSME रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है या फिर बिना MSME के रजिस्ट्रेशन के भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसमें ट्रेडर्स मतलब जो सिर्फ गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, चाहे वो होलसेल नेचर के हो चाहे वो रिटेल नेचर के हो, तो क्या वो इसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हम टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं कि इतने दिन में पेमेंट कर देनी चाहिए, वो टाइम लिमिट जो सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट में है तो वो टाइम लिमिट क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे अगर जो भी टाइम लिमिट है वो कहाँ से काउंट होगा। अगर हम उसकी जगह अगर हम इनवॉइस को ही डिले में इशू करें तो क्या उससे कोई इम्पैक्ट आएगा हमारे सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी में। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर जो सर्विस या गुड्स आपने दिए अगर उसकी नेचर मतलब वो अगर आपको पसंद नहीं आए फिर भी आपकी बैलेंस शीट में वो पेबल में खड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो उस केस में क्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि सामने वाली पार्टी MSME है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है या नहीं है, MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे लास्ट में कि अगर आपने 10 इनवॉइसेस 10 परचेज के अगेंस्ट अगर 5 पेमेंट कर रखी है तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपने कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट जो है ये आपकी हो रही है, या फिर कैसे जो भी आपका पेबल खड़ा हुआ है वो एक्चुअल में कौन से इनवॉइस के लिए पर्टेन करता है। तो अब हम जानेंगे इस सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो वापस से आते हैं हम अपने इनकम टैक्स के सेक्शन 43B में। यहाँ पे हम बात करते हैं सम पेबल की, ठीक है। कोई भी सम पेबल है बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, टाइम लिमिट में नहीं करा जो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम में एडिशन हो जाएगी। जो आपने खर्चा कर रखा है चाहे वो डायरेक्ट नेचर का है चाहे वो इनडायरेक्ट नेचर का है, यानी कि चाहे वो आपके परचेजेस से रिलेटेड हो
या फिर आपने उसके कोई दूसरे खर्चे कर रखे हो जो आपके इनडायरेक्ट नेचर के हैं, तो उस केस में आपके खर्चे जो हैं ऐड बैक हो जाएंगे, इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अभी तो ये हम इसको डिसअलाउ कर देंगे अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक अगर पेमेंट नहीं करी, पर अलाउ कब करेंगे, शैल बी अलाउड, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर इन विच जस्ट प्रीवियस ईयर में जब आपने उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। यहाँ पे और आगे क्या बात करिए, आपने अपनी अकाउंटिंग चेक किसी भी तरीके से अपनाई हुई हो, चाहे कैश बेसिस पे हो चाहे एक्रूअल बेसिस पे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आपको एमएसएमई की पेमेंट, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की पेमेंट टाइम पे करनी है तो करनी ही है। ठीक है, अगर आपको इस साल में खर्चा डिसअलाउ हो गया तो जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल में आपको ये खर्चा अलाउ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेयर रीडिंग करी है इस सेक्शन की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सम पेबल क्या है यहाँ पे। तो सम पेबल क्या है, सबसे पहली बात हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 31 मार्च की बैलेंस शीट की। ठीक है, मतलब ईयर 2024 या उसके आगे जितने भी ईयर्स आएंगे वहाँ पे हमें देखना है कि 31 मार्च की बैलेंस शीट पे हमारा ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेंडिंग है कि नहीं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेंडिंग है कि नहीं ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी भी परचेजेस करी या फिर आपने जो भी खर्चे करे उसके लिए जो भी आपके क्रेडिटर्स खड़े हुए थे, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने उनकी पेमेंट ऑल दो टाइम लिमिट से एक्सीड करके भी पेमेंट करी है, पर 31 मार्च को अगर वो आपका सम पेबल नहीं है, आपका क्रेडिटर खड़ा हुआ नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो यहाँ आपको इस सेक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो परचेज करी, आपने जो परचेज करी, जितनी पेमेंट करी, उससे मतलब नहीं है। 31 मार्च of the end of the assessment year, 31 March of the end of that particular financial year पे अगर पेंडिंग खड़ी हुई है पेमेंट, तो सिर्फ वहां पे इन चीज़ों के देखने की ज़रूरत है ड्यूरिंग द ईयर, चाहे आप जो कुछ करो। ठीक है, तो सम पेबल के बारे में हमने जाना। ये सम पेबल वो वाला पेबल है जो कि सिर्फ 31 मार्च को ही खड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाय द एसएससी। अब एसएससी कौन है, एसएससी यहाँ पे वो है जिसके ऊपर ये इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। एसएससी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, प्रोप्राइटर इंडिविजुअल हो सकता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। तो क्या उसका एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है? नहीं, आंसर इज़ नो। अगर आप चाहे मीडियम हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे लार्ज हो, चाहे स्मॉल हो, सबके केस में अगर आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, आपको इस सेक्शन की कंप्लायंस करने की ज़रूरत है। अगर आपका सप्लायर वो पर्टिकुलर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है या नहीं, मतलब अगर है तो फिर आपको इस सेक्शन की कंप्लायंस करने की ज़रूरत है। आपके स्टेटस से कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम इसमें बात कर रहे थे कि क्या उस एसएससी को एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। हाँ, ये तो हमने बता दिया कि एमएसएमई में उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत, मतलब ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो एसएससी जिसके ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो क्या जो एसएससी 44 AD और 44 ADA का बेनिफिट लेते हैं, जो उस सेक्शन में अपने आप को टैक्सेबिलिटी दिखाते हैं, तो क्या उनको ये सेक्शन कंप्लाई करने की ज़रूरत है? बिकॉज इंडिया में तो ज़्यादातर लोग 44 AD और 44 ADA ऑप्ट कर ही लेते हैं जिनकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, जो कि 44 AD की बात करें तो 3 करोड़ की लिमिट हो गई है, और ADA की बात करें तो फिर 50 से बढ़कर 75 हो गई है। तो उनके लिए ये एप्लीकेबिलिटी आती है कि नहीं। यहाँ पे वो कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। भैया 28 से लेके 43C जो कि पीजीबीपी के सेक्शन है, 28 जो है ये चार्जिंग सेक्शन है, यहाँ से लेके 43C तक के जितने भी सेक्शन हैं उसमें चाहे जो कुछ लिखा हो उसकी बातों को छोड़ो, उसको जाने दो भाड़ में। जो मैं कह रहा हूँ वो बात आप सुनो जो कि वो बात आगे कहता है। इसका मतलब जो हम 43B की बात कर रहे हैं उसका क्लॉज H की बात कर रहे हैं, तो 43B को यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 44 AD एंड सेम केस गो टू 44 ADA, दोनों के केस में
इस सेक्शन को कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बैलेंस शीट डेट पे उनके क्या क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या पेबल है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी कि 44 AD में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है इस सेक्शन की। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्या है, डू दे नीड टू बी एमएसएमई रजिस्टर्ड। ठीक है, अब ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन आती है एमएसएमई एक्ट में। माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से नीचे है, तो वो माइक्रो रहते हैं। स्मॉल की अगर बात करें तो जिनके टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी 5 करोड़ से नीचे है, वो स्मॉल में रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिसकी भी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, ठीक है, वो आपके दोनों कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो क्या उनको एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है या नहीं? अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत ही ना हो, मतलब एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे फ़र्क ना पड़ता हो, तो फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। पर लॉ क्या कहता है, एक बार इसको पढ़ेंगे। सेक्शन 43B में जब आते हैं, इसकी लाइन को देखते हैं हम। एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज मतलब इसकी डेफिनेशन आ रही होगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट से, तो हम उस डेफिनेशन को पकड़ लेंगे, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन को पकड़ लेंगे। पर लेकिन वो ये नहीं कहता कि एज पर एमएसएमई एक्ट, ठीक है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। मतलब टाइम लिमिट जब आप देखोगे तब आपको सेक्शन 15 देखने की जरूरत, टाइम लिमिट जब आपको देखना है तो आपको सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट देखने की जरूरत है। मतलब जब आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज देखोगे तब आपको एमएसएमई में घुसने की ज़रूरत नहीं है, उसमें उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, और अलग अलग प्रोफेशनल्स का अलग अलग यहाँ पे मानना है, ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा होता कि यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की पूरी डेफिनेशन को ले लो और वो एमएसएमई एक्ट क्या कहता है उसको अगर छोड़ देते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती। शायद लॉ मेकर्स का यहाँ पे ये इंटेंशन नहीं है, क्योंकि कंप्लाइंस बहुत मुश्किल हो जाती, हर एसएससी को ये दिक्कत होती, पूरा बवाल मच जाता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को हमें एज पर एमएसएमई एक्ट देखना चाहिए। तो एक बार चलते हैं एमएसएमई एक्ट में वो क्या बोलता है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को क्या रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है या नहीं, इसकी कहाँ से आती है डेफिनेशन, वो एक बार देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ चलते हैं कि टाइम लिमिट स्पेसिफाइड क्या है एमएसएमई एक्ट में। तो जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, वो आता है ये लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। मतलब बायर जिसने सामान खरीदा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या बोलता है वो, वेयर एनी सप्लायर सप्लाई एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विस टू एनी बायर, द बायर शैल मेक पेमेंट देयर फॉर ऑन और बिफोर द डेट agreed upon between him and the supplier in writing or where there is no agreement in this behalf before the appointing date। समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में लिखा है वो, अगर नहीं लिखा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डेट। अब अपॉइंटेड डेट क्या है, पर इसके आगे भी एक बात बोलता है, क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance। मतलब भैया आपने एग्रीमेंट में चाहे कुछ भी लिख दिया हो, 45 डेज के अंदर तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। किस केस में, जब दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है। एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो अपॉइंटेड डे है। अपॉइंटेड डे क्या है वो मैं एडवांस में बता दूं कि अपॉइंटेड डे यहाँ पे 15 दिन बोले हैं। दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तो 45 दिन, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। कहाँ से काउंट होगा, अपॉइंटेड डे से काउंट होगा, सॉरी एक्सेप्ट डे ऑफ एक्सेप्टेंस या डे ऑफ डीम एक्सेप्टेंस से काउंट होगा। तो एक बार अपॉइंटेड डे को हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेते कि हाँ ये 15 दिन ही है, कहीं ऐसा ना हो गुप्ता जी गलत बोल रहे हो, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। फिर डे ऑफ एक्सेप्टेंस या डे ऑफ डीम एक्सेप्टेंस क्या होता है वो भी एक बार देखते हैं। तो आपको पता है किसी भी सेक्शन में अगर डेफिनेशन देखना हो तो जाना पड़ता है उसके सेक्शन नंबर 2 में,
जो कि सारी डेफिनेशंस को इंक्लूड करता है। तो इसके लिए अब हम आते हैं एमएसएमई के एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में। खुल जाए सिम खुल गया। अपॉइंटेड डे क्या है, जैसे मैंने बताया 15 दिन। यहाँ क्या लिखता है, मीन्स द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज। 15 दिन के जस्ट बाद जो दिन आएगा वो अपॉइंटेड डे है। ठीक है, तो आपको इस अपॉइंटेड डे पे मतलब 16th डे पे आपको उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। तो 15 दिन इन द केस जहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। आपने अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि भैया हम तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम 6 महीने के बाद ही पेमेंट करेंगे, हमारा तो क्रेडिट साइकिल रूटीन ही ऐसे क्रेडिट साइकिल ही जो है 6 महीने की है, तो आपने भले ही एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो पर 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है एज पर एमएसएमई एक्ट। वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड, तो सप्लायर कौन है, सप्लायर भैया सप्लायर कौन है, सप्लायर के बारे में जानते हैं। सप्लायर ये रहा। सप्लायर कहता है सप्लायर मीन्स अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज विच हैज फाइल्ड अ मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे जब हम एमएसएमई देखते हैं ना तो वहाँ पे भी ये यही कहता है कि पेमेंट किसको करनी है टाइम पे, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को। कौन, जिसने फाइल कर रखा है मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी। ये मेमोरेंडम है उद्यम का रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसने एमएसएमई में खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे सप्लायर है। मतलब अगर आप एमएसएमई एक्ट में सप्लायर के डेफिनेशन में घुसोगे तब ये बिल्कुल क्लियर है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। पर जब हम इनकम टैक्स को पढ़ते हैं ना यहाँ पे, तब वो कहता है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में ये नहीं कहता कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहीं पे कंफ्यूजन है, और गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेके आए और बताए कि क्या एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होने की ज़रूरत है या नहीं है। आप इस वीडियो को जब भी देखोगे फ्यूचर में, आप साथ में गूगल में ये भी सर्च कर लेना क्या इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है या नहीं। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखो उस टाइम तक कोई नई क्लैरिटी आ जाए। एज ऑन डेट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, एंड आई होप इसके ऊपर कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर आएगी, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर किसी और तरीके से चलेंगे, एसएससी कुछ और तरीके से चलेंगे, प्रोफेशनल अलग बातें बताएंगे, तो कहीं ना कहीं लिटिगेटिंग मैटर होगा। बहुत जल्द इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सप्लायर की बात हमने कर ली यहाँ पे कि जिसने मेमोरेंडम फाइल किया है। मतलब अगर आप एमएसएमई एक्ट में सप्लायर की डेफिनेशन देखोगे तो वो सप्लायर है जिसने एमएसएमई एक्ट में खुद को रजिस्टर किया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसने लिया हुआ है। ठीक है, ओ सॉरी एक चीज़ और रह गई, अपॉइंटेड डे क्या रहता है। जब हम यहाँ पे अपॉइंटेड डे की बात करें, सॉरी अपॉइंटेड डे, तो उसके बाद आता है डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम एक्सेप्टेंस। कहाँ से माना जाएगा कि आपके 15 दिन यहाँ से शुरू होंगे, कहाँ से शुरू होंगे, फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस। तो गुड्स है, यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर गुड्स है तो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, और अगर सर्विस है तो रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मतलब जब आपको सामान मिल गया वहाँ से 15 दिन काउंट कर लो, जब आपको सर्विसेज मिल गई वहाँ से आपको 15 दिन काउंट करना, 15 और 45 व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 15 दिन काउंट करना है। ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवॉइस आप भले ही आप 2 महीने के बाद रेस करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको गुड्स मिल गए 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। इनवॉइस है 2 महीने बाद रेस करो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सर्विस मिल गई, सर्विस कंप्लीशन हो गया, इसके बाद 15 या 45 दिन के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि क्या इसमें ट्रेडर्स इंक्लूड होंगे कि नहीं। ट्रेडर्स वो जो सामान खरीदते हैं और बेच देते हैं आगे, ना वो सामान को खुद बनाते हैं, ना वो कोई सर्विस रेंडर करते हैं। तो ट्रेडर्स चाहे वो रिटेल हो चाहे वो होलसेल हो, क्या वो इसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं। क्योंकि एमएसएमई एक्ट में ट्रेडर्स और एमएसएमई एक्ट में ट्रेडर को तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है। यहाँ एमएसएमई कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग कवर होते हैं, एक तो वो जो कि सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, रेंडर करते हैं जो सर्विस, या फिर जो गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कहाँ पे ये बात बोली गई है वो एक बार एमएसएमई एक्ट में जान लेते हैं। चलते फिर से सेक्शन नंबर 2 में, और यहाँ पे हम बात करते हैं एंटरप्राइज की। तो एंटरप्राइज कौन है,
कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या बिजनेस कंसर्न या कोई एस्टेब्लिशमेंट, चाहे उसको किसी भी नाम से बोल दो, जो एंगेज है मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या फिर वो एंगेज है इन प्रोवाइडिंग रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस और सर्विसेज। मतलब यहाँ पे तो ट्रेडर की बात ही नहीं कही गई है। पर तो फिर कन्फ्यूजन कहाँ से है कि वो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ गई? क्योंकि गवर्नमेंट ने ना एक मेमोरेंडम निकाला था। क्योंकि क्या हुआ था, एमएसएमई एक्ट में जो ट्रेडर्स थे वो बहुत खफा थे, उन्होंने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी अपने गवर्नमेंट को कि भाई हमें भी एमएसएमई में रजिस्टर होने दो। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि भैया आप रजिस्टर हो सकते हो, पर लेकिन उनका बेनिफिट कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा? रिस्ट्रिक्ट रहेगा सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तक ही। मतलब जो एमएसएमई की गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, मुद्रा लोन एंड ऑल, जो भी एमएसएमई से रिलेटेड होती हैं, फंडिंग से रिलेटेड होती हैं, सिर्फ उसी बेनिफिट के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर करने दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ डिलेड पेमेंट एज पर एमएसएमई एक्ट। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि ट्रेडर्स होलसेल हो चाहे रिटेल हो, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब इसमें सिर्फ दो ही लोग इंक्लूड होंगे। पहली बात वो जो सर्विस सेक्टर में है, दूसरा वो जो गुड्स के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। इसके बाद टाइम लिमिट जो हमने बात कर ली है, सेक्शन 15 में टाइम लिमिट बोली गई है। अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन मैक्सिमम, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। अगर आपने इनवॉइस इशू करा डिलेड पे तो उससे कोई मतलब नहीं है भैया। गुड्स आपको जब मिल गए, सर्विस आपको कंप्लीशन मिल गया, वहां से आपको 15 या 45 दिन काउंट करने हैं। अच्छा, क्या हुआ अगर दोनों के जो भी गुड्स मिली या फिर सर्विसेज मिले, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो क्या होगा? तो उस केस में बोलते हैं कि भैया 15 दिन के अंदर सप्लायर को राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि जो आपने मुझे गुड्स दिए हैं, बायर को ये लिख के देना पड़ेगा सप्लायर को कि जो आपने मुझे गुड्स दिए हैं उनमें डिफेक्ट है। ठीक है, डिफेक्ट है, राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब कोर्ट इस मैटर को रिजॉल्व करेगी, वहां से 15 दिन काउंट होंगे और आपको उस 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जहाँ पे ये इशू है, वहाँ पे आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वहाँ पे पेमेंट नहीं, इनफैक्ट आपको उन क्रेडिटर्स के लिए इस प्रोविजन को देखने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम्ड फॉर द एसेट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने आपको बताया अगर आपके क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आपको उनकी पेमेंट करनी है टाइम लिमिट में। पर क्रेडिटर तो दो तरीके के हो सकते हैं, देनदार आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो जिनके लिए आपने कोई ना कोई खर्चा करा हो, या दूसरा जिसके लिए आपने कोई संपत्ति बनाई हो, यानी कि एसेट क्रिएट करा हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं खर्चों की। यहाँ पे जो आपने संपत्ति बनाई या फिर एसेट बनाया, उनके लिए अगर वो क्रेडिटर खड़े हैं तो वहाँ पे ये सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 43B खर्चों के डिसअलाउंस की बात करता है, एसेट को इनकम नहीं बनाता। ठीक है। तो जो आपके खर्चे हैं, जो आपने पीएनएल में अपने डेबिट साइड में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लेम कर रखे हैं, सिर्फ वो यहाँ पे उन्हीं क्रेडिटर्स की बात करता है। तो जो एसेट आपने बाय किया उसका डेप्रिसिएशन भी तो आपने क्लेम किया, पीएनएल के डेबिट साइड में लेके गए, तो क्या डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउड हो जाएगा? तो आंसर इज नो, डेप्रिसिएशन डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो डेप्रिसिएशन की बात नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ वो खर्चों की बात करता है। तो इसका मतलब अगर एसेट है, एसेट से रिलेटेड आपने डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रखा है, एसेट से रिलेटेड क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, तो क्रेडिटर की टाइम पे पेमेंट करनी है या नहीं, वो आपको ये सेक्शन नहीं बताएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो पर्टिकुलर सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं। कोई भी ऐसा पोर्टल तो है ही ना जीएसटी का, कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं है जहाँ पे जीएसटी का नंबर डाल दो या पैन नंबर डाल दो तो पता लग जाए कि भैया इसकी ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि जिन सप्लायर्स के लिए आपको कंप्लायंस करनी है वो एक्चुअल में रजिस्टर्ड है कि नहीं? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, आपके ऊपर ये लायबिलिटी आती है बिजनेस ओनर के ऊपर, कि आपको अपने सप्लायर को मेल डालनी है, उससे पूछना है भैया तू हमें बता तू एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं।
अगर तू एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो हमें अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे या फिर एमएसएमई का नंबर बता दे, रजिस्ट्रेशन उद्यम नंबर। लेट्स से वो रिप्लाई ही नहीं करता, बताता ही नहीं है कि भैया मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ नहीं हूँ, माइक्रो हूँ या स्मॉल हूँ। तो उस केस में आपको दोबारा एक फॉलोअप मेल डालनी है, वहाँ पे उसको बोलना है भैया हमने तेरे को पहले भी एक मेल डाली थी, उसकी ये फॉलोअप मेल है और हम तुझसे दोबारा पूछ रहे हैं कि हमें बता कि तू एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर हमें नहीं बताया एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में, एक रीजनेबल टाइम लिमिट में, तो हम ये मान लेंगे कि तू एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि उसको अपने सप्लायर से पूछना ज़रूरी है। बड़ी कंपनीज में क्या होता है, वहाँ पे जब वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना, उसी के पूरे फॉर्म में लिख देते हैं आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स में आप अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे दो और क्या नंबर है हमें नंबर भी बता दो। अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, क्योंकि कल को जब टैक्स ऑडिट होगी या फिर डिपार्टमेंट की कोई ऑडिट होगी तो आपके ऊपर ये क्वेश्चन ज़रूर रेज होगा। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन आर फॉर गवर्नमेंट बिजनेस ओनर प्रोफेशनल। तो गवर्नमेंट का तो मैंने बताया, एक जगह पे थोड़ा लिटिगेटिंग मैटर है कि जब आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को आप देखोगे तो क्या उसकी सिर्फ डेफिनेशन देखनी है या फिर सप्लायर की जो डेफिनेशन है एमएसएमई एक्ट में कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसको भी साथ में देखना है। तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आ जाएगी। बिजनेस ओनर के मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर एक कंप्लाइंस बर्डन बढ़ गया है कि आपको अपने सप्लायर से पूछना है। प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट ये है क्योंकि टैक्स ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करनी है, तो प्रोफेशनल को अपने बिजनेस ओनर को एडवांस में बता के रखना है। 31 मार्च से पहले अपने सारे क्लाइंट्स को समझाने देना है, मैं टैक्स ऑडिट करूँगा ना, मैं इस चीज़ को ज़रूर देखूँगा। तो इसके लिए कंप्लाइंस प्लीज़ अभी से कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने बहुत कुछ जाना है इसके बारे में, बहुत सारे ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी क्वेरीज जान ली हमने। फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप नीचे दी गई मेल पर आप मेल भी कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मेंशन है, आप व्हाट्सअप पे मेंशन कर सकते हैं। कोई भी तरीके की क्वेरी हो, अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स लॉयर है, CS हैं, CW हैं, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेरीज के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना। नोटिफिकेशन बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।